क्या हर एक बच्चे को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए सर, आज हम करेंगे कंप्लीट इकोनॉमिक्स रिवीजन। कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि इकोनॉमिक्स में हमने टोटल कितनी क्लासेस करी हैं? बताइए, एनीवन? सर इकोनॉमिक्स में 15 सर के हमने अराउंड। टोटल करी है। हाँ जी, बताइए कितनी करी है टोटल? 15 के अराउंड सर। सर अराउंड 19। 15 क्लासेस। 19 ठीक सर है, टोटल। 15 प्लस क्लासेस। ओके ओके, 15 प्लस क्लासेस हमने करी हैं सर इकोनॉमिक्स में। टोटल जो हमने स्लाइड्स यूज करी हैं 15 क्लासेस के लिए, दैट इज अबाउट 229 स्लाइड्स। ठीक है, आज एक एक स्लाइड में वापस से आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। इन केस किसी बच्चे का बैकलॉग है, आपके सभी बैकलॉग्स आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सर आपको इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। ज्यादा नहीं, उसमें 800 से 900 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले मैंने। और ये प्रैक्टिस शीट आपको एनी हाउ 7 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस शीट सर आपको एनी हाउ 7 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसके बाद Yes, sir. आपके इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके बाद सर अगर आपके इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कम से कम 16 प्लस करेक्ट करके आओगे। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 8 प्लस करेक्ट करके आओगे। ठीक है, डन? Yes, sir. सर चलो, वेरी गुड, स्टार्ट करें सर। Yes, sir. चलिए, लेट्स गो। मेरी आवाज, मेरी पेस यहां से काफी तेज होगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। जब समझाने की जरूरत थी, है ना, वहां पे मैंने 2-2 घंटे का लेक्चर लेके आपको समझाने की कोशिश करी। आज ये एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी प्रकार का, मुझे वहीं पे रोक देना। डन? यस सर। Yes, sir. जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, स्क्रीन दिख रही है सर? क्या हर एक बच्चे को स्क्रीन विजिबल है सर? लोड हो रही है सर, लोड हो रही है। Glory, yes, sir. अभी विजिबल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये क्या है? ये पूरा ब्लैक कैसे हो गया? ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस यार, ये तो पूरा का पूरा ग्रीन होना चाहिए। यस सर, आपने ग्रीन साइड पे आया पूरा इकोनॉमिक्स। है ना, ये मैंने पूरा का पूरा ग्रीन पे पढ़ा है यार, ये क्या हो गया? यस सर, बिल्कुल। वेट वेट वेट, चलिए सर, अपनी सबसे पहली क्लास में हमने ये देखा था कि बेसिकली इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक टर्म के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन द सेंस हाउ टू यूज या फिर यूटिलाइज रिसोर्सेज। सर, इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है कि मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सर रिसोर्सेज है, ठीक है, हमारे पास सर मनी है, लेकिन अगर हमें उसका मैनेजमेंट नहीं पता होगा तो हमारी भी हालत सर अफ्रीका जैसी होगी। ठीक है, बट अगर सर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड भी है, मनी बहुत ज्यादा नहीं है, बट हमें पता है कि मैनेजमेंट कैसे करना है, तो कम रिसोर्सेज में भी हमारी कंडीशन जापान जैसी हो सकती है। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है सर, कि इकोनॉमिक्स हमें मैनेजमेंट सिखाता है कि रिसोर्सेज की मैनेजमेंट किस तरीके से करके हम मिनिमम इनपुट में भी मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं सर। रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना,
कोई दुबई से सीखे, ठीक है सर। दुबई आज के टाइम का ट्रांसिट हब है, राइट। दुबई की सर हालत बिल्कुल वैसे ही थी, सूखा रेगिस्तान है ना, विथ मिनिमम रिसोर्सेस, यानी उसके पास सर उतनी ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थी, ठीक है। बट जितने भी रिसोर्सेस उसके पास थे, उसने बेटर यूटिलाइजेशन से अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया। एंड आज उस सिटी की कंडीशन क्या है ये हम सबको पता है। वहीं सर अफ्रीका, उसे ब्लाइंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों सर? बिकॉज अफ्रीका के पास रिसोर्सेस तो हैं, ठीक है, बट उसे उसका मैनेजमेंट नहीं पता है कि कैसे मिनिमम इनपुट देकर हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली तीन चीजें आती हैं, ठीक है, या तीन बेसिस के ऊपर ये क्लासिफाई किया गया है। सर आपका फर्स्ट बेसिस है दैट इज नेचर, सेकंड है सर टर्म्स, एंड थर्ड है सर ओनरशिप। सर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर तीन टाइप की फर्दर क्लासिफिकेशन है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। सर प्राइमरी मींस जो आपको नेचर से मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू कैन से एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सर वहीं पर सेकेंडरी चीज, सेकेंडरी सेक्टर, बेसिकली इट रेफर्स टू द फैक्ट्री, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन या फिर इनोवेशन। वहीं पर सर टर्शरी सेक्टर, इट वर्क्स एज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड इट आल्सो कनेक्ट्स, आप इस तरीके से कह सकते हो कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, ठीक है, बेसिकली उन्हें आउटपुट मिलता है बिकॉज ऑफ टर्शरी। मैं आपसे कहता हूं कि सर आपने आलू उगाए, आप उसको फैक्ट्री तक ले गए, फैक्ट्री में उसका चिप्स बना दिया, बट अल्टीमेटली सर आपको बेनिफिट कब होगा? जब वो चिप्स बिकेगा। सर बिकने के लिए यहां पर आता है टर्शरी सेक्टर का रोल। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, क्लियर है sir. सर? यहां पर फिर से वही हमने Yes, पोटैटो sir. का एग्जांपल लिया सर। पोटैटो आता है आपका प्राइमरी सेक्टर में, जब आपने फैक्ट्री में आप उसको ले गए, उसका आपने सर किया प्रोडक्शन, बना दिया चिप्स, वो आ गया सर सेकेंडरी सेक्टर में। जब आप मार्केट में ले गए, उसकी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हुई, तो वो कहां पर आ गया सर? टर्शरी सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, यहां पर मैंने आपको टर्शरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल समझाए थे। अच्छा मुझे एक चीज बताना, ब्लैक कलर क्या बहुत ज्यादा मतलब कम दिखाई दे रहा है या थोड़ा थोड़ा देख ले रहे हो? No, No, sir, sir, वो दिखाई दे visible रहा है है। थोड़ा थोड़ा, दिखाई ग्रे दे कलर रहा है विजिबल है सर। ना? Yes, sir. चलो सर, ट्रांसपोर्टेशन, आप चीजों को लेके जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो पहला आप हॉस्पिटल जाओगे, दूसरा पुलिस आएगी। सर ये भी सर्विस सेक्टर में आते हैं। आप हॉस्पिटल गए, सर अब आपको कुछ पैसों की जरूरत है, आप घर पे फोन करोगे, मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करोगे, दैट आल्सो कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। घर वाले बैंक से पैसा निकालेंगे, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। घर वाले किसके पास फोन करेंगे? जिसके पास कोई जॉब हो। सर जॉब किस में आता है? टर्शरी सेक्टर, ठीक है। सर ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स, याद रखना यहां पर अगर सैलरी, हॉलिडे एंड टाइमिंग फिक्स है, सर वो आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर। फिक्स नहीं है तो वो आएगा सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इट मींस गवर्नमेंट सेक्टर्स। कई सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जहां पर चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं, वेदर इन द टर्म्स ऑफ सैलरी और इन द टर्म्स ऑफ हॉलिडे और इन द टर्म्स ऑफ टाइमिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज सेल, ठीक है। Yes, चलिए sir. सर, ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप दो टाइप की होती है सर। पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक। प्राइवेट मींस जहां पर आपकी ओनरशिप, जहां पर आपका मालिकाना प्राइवेट बंदे के पास होता है। वहीं पब्लिक सर, जहां पे आपका मालिकाना, जहां पे आपकी ओनरशिप सर गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए सर, उसके बाद हमने रिवीजन किया था बेसिकली इकोनॉमिक्स। सर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको उन्हें मैनेज करना है, मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट के लिए सर क्या चाहिए? मनी। ऐसे सेक्टर्स जहां से मनी आती है उन्हें क्या कहते हैं सर? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कल को कोई भी आपसे पूछता है सर व्हाट इज सेक्टर्स, ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है क्या? सर मीडियम है, सर सोर्स ऑफ मनी है। किस चीज की सोर्स है सर? मनी की, पैसे की, राइट। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर डिवाइडेड ऑन थ्री बेसिस, ये मैंने आपको रिवीजन भी करवाया था। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्लस में सर टर्शरी। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सर ऑर्गेनाइज्ड प्लस अनऑर्गेनाइज्ड। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप,
सर ध्यान से समझिएगा, ओनरशिप के बेसिस पे मैंने आपको 4 लिखवाए थे। पहली क्लास में 2 बताया था, दूसरी क्लास में 4 बताया था। सर पहला है आपका प्राइवेट, जहां पे आपका मालिकाना या फिर ओनरशिप प्राइवेट के पास हो। सर उसके बाद है पब्लिक, जहां पे सर आपका मालिकाना या फिर ओनरशिप पब्लिक के पास हो। सर तीसरा है आपका पीपीपी, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी। बिल्कुल भी नहीं सर, यहां पर कंफ्यूज मत होना। पीपीपी का मतलब क्या है सर? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर बेसिकली ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेवलपमेंट। सर वहीं पे कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या होते हैं अंडर दी ओनरशिप? सर ये होता है जहां पे आपको नॉलेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ अमाउंट ऑफ पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बेसिकली गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिलता है सर। फॉर एग्जांपल अमूल डेयरी, किसका सपोर्ट है सर? गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स की डाउट लैंग्वेज था सर। हमेशा याद रखिएगा जी। सर वो नीचे करिए सर थोड़ा स्लाइड। सर इसमें ना सर एक क्वेश्चन दिया था सर आपने, वो बूस्टर डोज में या कुछ, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी बोल के चारों भी ऑप्शन दिए थे सर। ओके वो तो सर वो उसमें वाला क्वेश्चन है, प्राइवेट पब्लिक हाँ ट्रिपल पी वाला और कोऑपरेटिव वाला। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सर मतलब चारों भी थे सर उसमें। उसमें सेक्टर पूछा देखो था। सबसे मेन है आपका प्राइवेट पब्लिक एंड पीपीपी। ठीक है, ओके अगर सर। कभी आपको इसमें से चूज करने को मिलता है तो आप हमेशा कोऑपरेटिव को बाहर करोगे। डन। ओके सर। ओके सर। चलिए सर, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मनी को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं सर। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पैसे या फिर मनी को क्या कहते हैं सर? कैपिटल। बट एग्जैक्टली सर कैपिटल क्या होता है? स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो पैसा आप शुरुआत में लगाते हो उसी को कहते हैं सर कैपिटल। इकोनॉमिक्स की भाषा में थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करोगे, दैट इज कैपेक्स, इट मींस कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद सर हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में 4 बेसिक चीजें हैं जो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए। सर पहला है कैपिटल, दूसरा है लैंड, तीसरा है सर लेबर या फिर एम्प्लॉय, एंड चौथा है सर ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहां पर बेसिकली आप कंसेप्ट ऑफ प्राइस को भी रिलेट कर सकते हो कि सर अगर कैपिटल का दाम बढ़ेगा या लैंड का दाम बढ़ेगा या सर लेबर की सैलरी बढ़ेगी या ओनर को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए सर इंडिया में बेसिकली मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि इंडिया इकोनॉमिक्स को उल्टा ही समझता है। इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि अगर आपने 100 रुपए कमाया तो उसका 10% यानी सिर्फ 10 रुपए आप घर या गाड़ी जैसी चीजों में लगाओगे। इंडिया में सर सिस्टम क्या है? इंडिया में सिस्टम ही उल्टा है। सर अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं ना तो 90 रुपए आप घर या गाड़ी में लगा दोगे एंड 10 रुपए का आप पता नहीं क्या करोगे, हो सकता है इन्वेस्टमेंट कर दो। इकोनॉमिक्स क्या कहता है सर कि 90 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, 90 रुपए का सर आपको रिस्क लेना है और 10 रुपए सर आपको घर में लगाना है या 10 रुपए सर आपको गाड़ी में लगाना है। लेकिन इंडिया में कल्चर ही उल्टा है कोई बात नहीं। चलिए सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मैंने आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाई थी। सर इसमें पहला आता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां मैक्सिमम थिंग्स प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा। सर इससे फायदा क्या होता है? डेवलपमेंट तो काफी ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होता है, बट आम पब्लिक के लिए सर काफी ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है, काफी ज्यादा दाम बढ़ जाता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सर हमने दूसरा पॉइंट देखा था, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर यहां पर बेसिकली सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, मैक्सिमम गवर्नमेंट चीजें यहां पर होल्ड करती है, बट अल्टीमेटली यहां पर भी वो डेवलपमेंट वाली बात बन नहीं पाती। वहीं पर सर मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक प्लस प्राइवेट काम करती हैं और इट इज अ बेस्ट कंडीशन फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि सर हमें ये भी देखना है कि डेवलपमेंट हो, साथ में पब्लिक वेलफेयर को लेते हुए चलना है। ठीक है, वहीं पे सर डुअल इकोनॉमी क्या होता है? जहां पर आपको ओल्ड प्लस न्यू टेक्नोलॉजी साथ में देखने को मिले। सर ओल्ड प्लस न्यू टेक्नोलॉजी से आपका क्या मतलब है? सर फॉर एग्जांपल बिहार के अंदर, ठीक है सर, बिहार के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आज भी कई जगह पर आपको पुरानी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर में। वहीं सर आप पंजाब वगैरह में देखोगे तो यू विल गेट अ गुड टेक्नोलॉजी। यानी सर हमें एक ही देश में ओल्ड टेक्नोलॉजी प्लस न्यू टेक्नोलॉजी साथ में देखने को मिल रहा है एंड दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर डुअल इकोनॉमी। वहीं सर पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी इन द सेंस टोटली ब्लैक मनी।
अब सर ये ब्लैक मनी का कंसेप्ट क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल के साथ ऑलरेडी समझाया हुआ है, एंड ये सिर्फ आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर क्विक रिकैप में वापस आ जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर हमने 4 चीजें इसमें पढ़ी थी। पहला है सर कैपिटल, दूसरा है सर लैंड, तीसरा है सर आपका लेबर और एम्प्लॉय, चौथा है सर आपका ओनर और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सर उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाई थी, दैट इज कैपिटलिस्ट, जहां पे बेसिकली डेवलपमेंट के ऊपर फोकस की जाती है एंड प्राइस काफी ज्यादा होता है, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द पब्लिक वेलफेयर, स्पेशली द कंट्री लाइक इंडिया, या स्पेशली फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। सर वहीं पर सोशलिस्ट इकोनॉमी, मैक्सिमम कंट्रोल सर आपका सोसाइटी के पास होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट के पास होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, सर पब्लिक बेसिकली आपका गवर्नमेंट प्लस में प्राइवेट। डुअल इकोनॉमी, ओल्ड टेक्नोलॉजी प्लस न्यू टेक्नोलॉजी। पैरेलल इकोनॉमी, दैट इज ब्लैक मनी। सर हाउ टू कंट्रोल ब्लैक मनी, 2 पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर लिखवाए थे, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स क्या है सर, कि करेंसी आप मैक्सिमम छापो 200 रुपए थे, या मेरी मानो तो 100 रुपए ही कर दो, और बैंकिंग सिस्टम को आप इंक्रीज करिए। हालांकि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। सर कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी हमने पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर रिलेटिव होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर रिलेटिव होता है कि अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं एक रिक्शे वाले भैया से, तो मेरी इनकम उनसे ज्यादा है, यानी कि रिक्शे वाले भैया के लिए मैं हो गया सर अमीर। वहीं पर अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं अंबानी सर से, तो उनके रिस्पेक्ट में मेरी इनकम काफी ज्यादा कम है, तो अंबानी सर के लिए मैं हो गया सर गरीब। तो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इकोनॉमिक्स के अंदर काफी ज्यादा रिलेटिव होता है, या आप ये कह सकते हो कि इसे हम रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद सर हम आ गए थे कंसेप्ट ऑफ जीडीपी के ऊपर। सर कंसेप्ट ऑफ जीडीपी में सबसे पहले समझते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले समझो व्हाट इज ग्रॉस। इकोनॉमिक्स की भाषा में सर टोटल को ग्रॉस कहते हैं। सर ग्रॉस मींस हो गया टोटल, डोमेस्टिक मींस हो गया सर घर में, एंड प्रोडक्ट मींस क्या हो गया सर, प्रोडक्शन। अब घर में इन दी सेंस आपके घर में सर, नो, घर में इन दी सेंस यहां पर मैं बात कर रहा हूं कंट्री, ठीक है। तो व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अ जीडीपी, फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उनकी जो सेवा है उसका सर फाइनल प्राइस। क्या है मेरे दोस्त, फाइनल प्राइस। याद रखना सर जीडीपी में 2 चीजें फिक्स होती हैं, पहला आपका टाइम 1 साल का निकालोगे, दूसरा सर बाउंड्री, बाउंड्री इज फिक्स। आप साउथ कोरिया की जीडीपी अपने देश में इंक्लूड नहीं कर सकते, आपको अपनी टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है उसी की ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दी जीडीपी, ठीक है। मैंने आपको केस ऑफ इंडिया चाइना भी समझाया था कि सर चाइना में बेसिकली ना जो इंजीनियर्स हैं उन्हें ये पता चला कि भारत के लोगों को पसंद क्या है, भारत के लोगों को वैरायटी पसंद है, ठीक है। सर भारत के लोगों को कम दाम पसंद है, एंड भारत के लोगों को टिकाऊ चीजें पसंद है। तो चाइना में बेसिकली सबसे पहले तो वहां के जो इंजीनियर्स हैं वो मार्केट स्टडी करते हैं। चाइना में अगर आपको कोई भी सामान बनाना है तो वहां पे पहले ये कहा जाएगा कि अच्छा अगर आप ये चीज बनाना चाहते हो तो मुझे बताओ अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें क्या 10 कमियां हैं जो आप सुधारोगे। सर चाइना में इनोवेशन है। थर्ड चीज सर चाइना का इकोसिस्टम, जो हम चाइना से हमें भी सीखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस जात पात, हिंदू मुस्लिम, बांग्लादेश से लड़ लो, म्यांमार से लड़ लो, पाकिस्तान से लड़ लो, चाइना कब्जा कर लो, इसकी जगह पे सर हमें क्या सीखना चाहिए चाइना से, मार्केट स्टडी, इनोवेशन, इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ जीएनपी सर दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनीवन, सर व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैं वापस से आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। सपोज टाटा ने प्रोडक्शन किया अपनी कंट्री के अंदर, है ना, 600 रुपए का, वहीं सर सैमसंग ने प्रोडक्शन किया अपनी कंट्री के अंदर यानी भारत देश के अंदर 200 रुपए का, तो भारत देश की जीडीपी क्या हो गई सर, 800 रुपए। बट जब हम जीएनपी पे आएंगे, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी एग्जैक्टली कितना पैसा हमारे काम में आ रहा है, ठीक है। सर एग्जैक्टली कितना पैसा हमारे काम में आ रहा है, दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सर इसमें बेसिकली जो आपके भाई बहन बाहर कमा रहे हैं आप उनकी इनकम को जोड़ते हो रादर देन सैमसंग की इनकम को जोड़ना। यानी सर 200 रुपए, जो 200 रुपए सैमसंग ने कमाए वो कहां की कंपनी है सर, साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया की जो जीएनपी है दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें ये सैमसंग का पैसा ऐड हो जाएगा।
अब सपोज हमारा समीर भाई है, वो दुबई में 50 रुपए कमाता है, तो सर हमारी जीएनपी क्या हो जाएगी? टाटा ने जो प्रोडक्शन किया हमारी टेरिटरी के अंदर, प्लस में समीर भाई ने जो पैसे कमाए, वो सर ऐड हो जाएगी हमारी जीएनपी के अंदर, दैट इज क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी सर व्हाट इज जीएनपी इन टेक्निकल टर्म्स? जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अल्टीमेटली कितना पैसा हमारे काम में आ रहा है सर? 650 रुपए। वही सर जीडीपी में हमें कितना दिख रहा था? 800 रुपए। सर मुझे बताना, कंसेप्ट ऑफ जीएनपी में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? नो नो सर। सर। नो एनीवन? कोई एक सिंगल बच्चा जिसको डाउट है? सर नो? सर हाँ बताओ। सर मैं पूछ रहा था, ये जो टाटा ने 600 रुपए कमाए होंगे प्रोडक्शन से, तो ये इंडिया का जीएनपी हो जाएगा फिर? ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो मतलब सैमसंग का और टाटा का जीएनपी हम लोग अलग से ही लेंगे इस केस में? देखो समझो सर, टाटा ने 600 रुपए कमाए आपकी टेरिटरी के अंदर, यस। सैमसंग ने 200 रुपए कमाए आपकी टेरिटरी के अंदर, यस। यस सर। दोनों को जोड़ के आप जीडीपी निकाल रहे हो, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब यस सर। जीएनपी की बात करो तो सैमसंग ने जो कमाया है वो साउथ कोरिया की जीएनपी में जाएगी, बिकॉज साउथ कोरिया की वो कंपनी, ठीक है, यस सर। बिकॉज सर वो साउथ कोरिया की कंपनी। अब यस हमारे सर। कोई भाई बहन जो पैसा वो बाहर से कमा के हमारे देश को दे रहे हैं, वो सर ऐड होगा हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। यानी एग्जैक्टली हमें कितना पैसा काम आ रहा है, ठीक है। जीडीपी सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ प्रोडक्शन को बता रहा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं बता रहा है कि कितना पैसा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस क्लियर है सर। यस सर। भाई? ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है यार? बंद करो उसको। अजय अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए सर, उसके बाद फैक्ट्री, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, फैक्ट्री लगाने के लिए सर आपको लैंड चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज चाहिए। इट मींस अल्टीमेटली सर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली सर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एंड फैक्ट्री लगने से खाली वहां के वर्कर्स को फायदा नहीं होता, बल्कि आसपास के एरिया में भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, ठीक है। आप टैक्स पेयर बनते हो, जिससे आप कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्री। वापस चलते हैं सर। लो भाई, अभी ग्रीन स्लाइड अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो यस सर, हाउ टू कंट्रोल ब्लैक मनी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। जीडीपी एक बार यहां पे देख लो भाई। एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी। वहीं सर जीएनपी, जो कंपनी इंडिया की है और इंडियन टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन कर रही है, प्लस में सर जो लोग बाहर के देशों में काम कर रहे हैं बट सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनकी इनकम, ठीक है। पॉवर्टी भी देख लो भाई, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ऑलवेज रिलेटिव, रिच एंड पुअर डिपेंड्स ऑन कंपेयरिंग। बीच में बैठा हूं मैं, एक साइड सर ऑटो वाले भैया से तो मैं हो गया अमीर, एक साइड सर टाटा से तो मैं हो गया सर गरीब, ठीक है। डन है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए सर, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। रेमिटेंस है भाई, इस बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। बता दो जल्दी से, रेमिटेंस क्या होता है? नेट बता दो फैक्टर बता दो। फ्रॉम सर अब्रॉड। जो भी दूसरे देश से आता है पैसे। बिल्कुल सही, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेमिटेंस। सर कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एनडीपी एंड एनएनपी। सर एक फैक्ट्री है, उसमें आपने 100 बल्ब बनाए, क्या 100 के 100 बल्ब सही सलामत पहुंचेंगे? द आंसर इज नो। सर 2 बल्ब हो सकता है टूट जाए, ठीक है, हो सकता है सर 2 बल्ब टूट जाए। तो व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? दैट इज एग्जैक्ट, कि एग्जैक्टली हमारे पास सर कितना आया, ठीक है। एग्जैक्टली सर हमारे पास कितना आया। रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी आपकी बराबर हो जाती है। पॉजिटिव केस क्या है सर? कि कंपनी और जो आपका बंदा है बाहर, उन दोनों की इनकम सेम हो जाए, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज अ पॉजिटिव केस बिकॉज ये हमारे कंट्री के लिए अच्छी बात है। वहीं सर नेगेटिव, कि ना कोई बंदा आपके यहां से बाहर काम करने जा रहा है, ना कोई कंपनी आपके यहां से बाहर काम करने या आपके देश में काम करने आ रही है, ठीक है। तो सर जीडीपी फाइनली क्या हो गया? प्रोडक्शन इनटू फाइनल प्राइस। जीडीपी जीएनपी बराबर हो सकते हैं सर, इसका पॉजिटिव केस भी मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव केस भी बता दिया,
ठीक है। नेगेटिव केस में सर ना आपको एक्सपोजर मिलता है, ना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है सर, ना आपको ट्रेड मिलता है, ना आपके लोगों को सर वैरायटी मिलती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी सर, याद रखना प्रोडक्शन, अगर आपके यहाँ पे सर प्रोडक्शन हो रही है तो इट डिपेक्ट्स की सर यहाँ पर आपके पास बढ़िया लैंड है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया स्किल्ड लेबर है सर, बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी, बढ़िया सिक्योरिटी। अल्टीमेटली सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड से सर डेवलपमेंट होती है, इनकम आएगी तो आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। बेसिकली आपके यहाँ गरीबी कम होती है, गरीबी कम होगी तो सर हैप्पीनेस बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी तो सर आप एजुकेशन दिल से पसंद करोगे, इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करोगे, नेचर के ऊपर फोकस करोगे। ठीक है। इन सब फैक्टर के साथ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट फोकस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। व्हाट सर? पॉपुलेशन कंट्रोल। इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी हो गया सर। प्रॉब्लम्स विद जीडीपी देख लो। ठीक है। प्रॉब्लम्स विद जीडीपी मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाई थी कि सर नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी में बेसिकली आपको दिखेगा कि सर जीडीपी बढ़ रही है, बट अल्टीमेटली सर आपकी महंगाई बढ़ती है। वहीं सर रियल जीडीपी में आपको एक्चुअल में पता चलता है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या फिर महंगाई बढ़ रही है ना। बेसिकली महंगाई नहीं, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करूंगा। यहाँ पर सर आपको अच्छे तरीके से पता चलता है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। बेसिकली सर रियल जीडीपी में जो आपका प्राइस है, प्राइस सेक्टर को फिक्स कर दिया जाता है एंड दिया जाता है सर बेस ईयर का प्राइस, दैट इज 2011 एंड 12 का इंडिया के अंदर बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर किस बेसिस पे लेते हैं सर? जहां पर महंगाई ना ही कम हो ना ही बहुत ज्यादा हो। प्रॉब्लम से जीडीपी हो गया सर। नॉमिनल जीडीपी सर करंट ईयर इन्फ्लेशन को दर्शाता है, महंगाई को दर्शाता है। सर रियल जीडीपी प्राइस फिक्स, बेस ईयर 2011-12। सर इंडिया में रियल जीडीपी यानी इंडिया के बेसिकली रियल जीडीपी में रैंकिंग है सर नंबर 5। वहीं पे सर नॉमिनल जीडीपी में क्या रैंकिंग है वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन सर पीपीपी दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि खरीदने की क्षमता, कंज्यूमिंग पावर, सर रैंक है सर इसकी 3rd। ठीक है। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर इन परसेंटेज? सीधा साधा फॉर्मूला याद रखो, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, हमेशा परसेंट में ही पूछा जाएगा। ठीक है। सर जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है? टोटल जीडीपी ले लो भाई अपॉन टोटल पॉपुलेशन ले लो। बेसिकली इसकी प्रॉब्लम क्या है सर कि ये एवरेज बताता है। ठीक है। एग्जैक्ट इनकम डिपेक्ट नहीं करता। एडवांटेज क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को दर्शाता है। वही सर डिसएडवांटेज क्या है? एवरेज को बताता है, एग्जैक्ट इनकम नहीं बताता है। एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स की सर आप कितना खुश हो, सर एनवायरमेंट का क्या हाल है भाई, सर टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट की बता दो, कुछ भी नहीं, कोई भी चीजें काउंट नहीं करता। क्या सर बताइए जीडीपी पर कैपिटा में ये चीजें होनी चाहिए, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स? यस और नो? होनी चाहिए सर। यस यस सर। और नो? होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। वापस आ जाओ भाई, क्विक रिकैप में एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्राइस। ठीक है। प्राइस तो है, प्रोडक्ट आई थिंक इट इज सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट राइट, है, प्रोडक्ट है। है यस ना। सर। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बाय मिस्टेक, वेट लेट मी करेक्ट इट। मैं इसको यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ, इसको करो कट। ठीक है। चलिए सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन में जो भी डिफेक्ट निकला, दैट इज जो डिफेक्ट निकला उसको कहते हैं सर डेप्रिसिएशन, उसी को हटा दो आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है सर? नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपको जीएनपी पता होना चाहिए, 4 बार 5 बार तो मैंने ही समझा दिया, खैर कोई बात नहीं। सर जीडीपी कैन बी इक्वल टू जीएनपी, ये भी मैंने आपको बता दिया। नॉमिनल जीडीपी इवन इफ द प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग करंट ईयर। ठीक है। सर रियल जीडीपी में बेसिकली आपका प्राइस फिक्स होता है, दैट इज बेस ईयर 2011-12। जीडीपी पर कैपिटा टोटल जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन। टोटल जीडीपी में भी आप कौन सी जीडीपी लेते हो सर? रियल जीडीपी। रियल। कौन सी जीडीपी लेते हो सर? रियल जीडीपी। कंसेप्ट ऑफ जीडीपी जीएनपी हो गया, कंसेप्ट ऑफ पीपीपी। हाँ सर 1991 में बेसिकली हमारे देश की इतनी खराब कंडीशन हो गई थी, इतना वो अनस्टेबल हो गया था कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। प्राइम मिनिस्टर थे आपके पीवी नरसिम्हा राव जी, एंड उस टाइम उन्होंने स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी राजीव को, गांधी। वेट भाई, यस सर, राजीव मनमोहन गांधी का सिंह। कंसेप्ट कहां लेके आ गया? सर वही मनमोहन तो। सिंह जी को ओके सर। प्रधानमंत्री तक की पावर दी, और वो मनमोहन सिंह जी ही जिन्होंने सर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज सर इंडिया की कंडीशन है कि पीपीपी के मामले में हमारी जो रैंकिंग है दैट इज ऑन 3rd नंबर।
ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पीपीपी मींस परचेजिंग पावर पैरिटी, इट मींस कैपेसिटी टू बाय। ठीक है, पीपीपी का फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन कंट्री 1 एंड कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन कंट्री 2। इंडिया में अगर आपको इंडिया से कंपेयर करना है, आप हमेशा 17 से डिवाइड करोगे, दैट इज 17 अप्रॉक्स वैल्यू लेके। कंसेप्ट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ कंट्री को बताता है। टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल जीडीपी में भी सर रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर आपको पता ही है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100%। कंसेप्ट ऑफ प्राइस, कंसेप्ट ऑफ प्राइस, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया था। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला क्या आप समझने के लिए समझ सकते हो, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन आपको देगा एनडीपी, वहीं पर सर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन आपको देगा एनएनपी। ठीक है सर, प्रोडक्शन में कैपिटल चाहिए सर, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, होना चाहिए। कैपिटल में सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोगे बैंक से लोन, जिसपे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, याद रखना बेसिकली प्राइस बढ़ने की एक कंडीशन होती है जब आपका डिमांड बढ़ जाए और प्रोडक्शन कम हो जाए। ठीक है, कैपिटल, लेबर, लैंड ओनर, इसके बेसिस पे जो आपका कॉस्ट डिसाइड होता है, दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और प्राइस में देखो छोटा सा डिफरेंस होता है, प्राइस वगैरह आपके जो भी हो। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मींस कौन कौन से उसमें फैक्टर लगे हैं जिसकी वजह से आपका कॉस्ट आया है। प्राइस में सर आपके टैक्स वगैरह जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए सर, प्राइस बिल्कुल सही भाई, टैक्स और सब्सिडी का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट एक्चुअल मनी, मार्केट प्राइस क्या होता है सर? फैक्टर कॉस्ट प्लस में टैक्स माइनस में सब्सिडी, इसको प्लीज याद रखना। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सर बेसिकली जो आपकी डिमांड है अगर वो बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो आएगा सर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का प्रभाव होता है महंगाई, ना कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। ये आपको एग्रीकल्चर के केस में देखने को मिलता है, जहां पर सर ना ही टैक्स है ना ही सब्सिडी है। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा सर? मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस में सब्सिडी। अच्छा, आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि कौन से लेक्चर आपको रिवाइज करना है। ठीक है, यस सर। यस सर। है ना? तो उसको रिवाइज कर लेना, खाली यस बैठे मत सर। रहना। सर कंसेप्ट ऑफ इनकम ऑन इंडिविजुअल बेसिस, पहला होता है सर मोनेशियल इनकम। ठीक है, सिंपल मनी। डिस्पोजेबल इनकम, मोनेशियल में से जब टैक्स निकाल दो। रियल इनकम, जब डिस्पोजेबल में से सब कुछ ईएमआई वगैरह निकाल दो, यानी मोनेशियल में से आपने बेसिकली टैक्स भी निकाल दिया सर, ईएमआई वगैरह भी निकाल दिया। ठीक है, चलिए पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी के केस में क्या होता है बेसिकली? मोनेशियल इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इज इक्वल टू रियल इनकम, क्योंकि ना तो आप टैक्स देते हो ना तो आप ईएमआई भरते हो। ईएमआई का कंसेप्ट ही नहीं आता जब आप टैक्स ही नहीं भर रहे हो, अगर इतने अमीर है ना? पर कैपिटा इनकम सर एक ईयर की निकाली जाती है, एवरेज होती है इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी इंडिया में अगर आप जितना पैसा उतना बांट दो, अकॉर्डिंग टू डेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, है ना, वैसे तो बांट दोगे तो देश की गरीबी दूर हो जाए। खैर, अकॉर्डिंग टू डेटा 1,72,000 हर एक बंदे के पास आएगा। 12 से डिवाइड करोगे तो लगभग 15,000 रुपए महीने का, यानी मोटे मोटे तौर पे 500 रुपए पर डे। ठीक है, क्विक रिकैप में भाई कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा देख लो, मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने इतनी बार आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, फैक्टर कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस, इसके बाद भी अगर आप भूल रहे हो ना यार, फिर मैं और क्या करूँ तो। मैं वापस से आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूँ, वापस से सुनो। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन सर, कैपिटल, लैंड, लेबर, ओनर। कैपिटल पे दोगे इंटरेस्ट, बढ़ गया प्राइस बढ़ जाएगा। लेबर पे दोगे सैलरी, सैलरी बढ़ गई प्राइस बढ़ जाएगा। लैंड पे दोगे रेंट, रेंट बढ़ गया प्राइस बढ़ जाएगा। ओनर को दोगे प्रॉफिट, मिलेगा प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट उसने बढ़ाना चाहा आपका प्राइस बढ़ जाएगा। कंसेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, प्राइस 4 फैक्टर्स पे आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, कैपिटल, लैंड, एम्प्लॉइज या फिर ओनर। कंसेप्ट ऑफ प्राइस सर, टैक्स और सब्सिडी वाला कंसेप्ट मैंने इसमें आपको समझा दिया। डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन घटा, लिमिटेड प्राइस। ठीक है सर, कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होता है सर? फैक्टर कॉस्ट प्लस में टैक्स माइनस में सब्सिडी। डिटेल के साथ पढ़ना है तो लेक्चर्स वापस से जाके देख लो, 2-2 घंटे लगाए हैं सिर्फ इन्हीं चीजों पे। मार्केट प्राइस कैन बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, जब आपका टैक्स चला जाए, सब्सिडी चला जाए, एग्रीकल्चर के केस में आपको देखने को मिलता है। कंसेप्ट ऑफ इनकम इंडिविजुअल बेसिस पे सर, मोनेशियल इनकम, डिस्पोजेबल, रियल इनकम। मोनेशियल इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इज इक्वल टू रियल इज इक्वल टू पैरेलल इकोनॉमी। कंसेप्ट ऑफ पीपीपी ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, पर कैपिटा इनकम भी समझा दिया। नेशनल इनकम सर, नेशनल इनकम निकालने के मेथड, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड में बेसिकली आप क्या लेते हो सर? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
एनएनपी किस पे लेते हो सर? फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे? ऑफ कोर्स सर मार्केट प्राइस में। इंडिया में प्रोडक्शन मेथड यूज किया जाता है। वैल्यू एडेड मेथड, जो फाइनली आपकी वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। गेहूं, गेहूं सर, गेहूं है सर 20 रुपए केजी, आटा सर 30 रुपए केजी, ठीक है। 30 रुपए केजी नहीं यार, गेहूं आपने लिया 20 केजी, आटा लिया 30 केजी, ठीक है। ये कितना है सर? ₹100। और आटा भी कितना है सर? ₹100। ये हो गया सर 2000, ये हो गया 3000। बिस्किट आपने बनाई 5 रुपए की, टोटल प्रोडक्शन 1000, अल्टीमेटली सर 5000 रुपए। अब जो फाइनली आपकी वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, यानी इनिशियल प्राइस कितना था, उसमें वैल्यू कितनी ऐड हो रही है, वो जोड़ के आप वैल्यू एडेड मेथड से निकाल सकते हैं अगर आपको चाहिए। वैसे प्रोडक्शन मेथड से करोगे तो आसान पड़ेगा। इनकम मेथड सर ये बेसिकली घरों में लगाया जाता है, कितना कमाया कितना बचा, ठीक है। सिंपल सा टर्म याद रखना, कितना कमाया कितना बचा। कंजम्पशन मेथड ऑलवेज यूज फॉर नेशन, घर में मत लगा देना इसको, ऑलवेज यूज्ड फॉर नेशन, ठीक है। कंज्यूम कितना किया प्लस इन्वेस्टमेंट कितना किया प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंस कितना है, प्लस में एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सर एक्सपोर्ट को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है सर इंपोर्ट को। कंजम्पशन मेथड बेसिकली आपके डेवलपमेंट को दर्शाता है, जिससे आपकी सर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लेबर, इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ तो बता दिया यार, ठीक है। कोई भी कंट्री डेवलपिंग है, उसका सर बेसिक फैक्टर क्या है देखने का? आप उसकी पर कैपिटा इनकम चेक कर लो और उसकी जीडीपी चेक कर लो, दैट्स इट। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नेशनल इनकम को दर्शाता है, टर्म कॉइन्ड बाय राजकृष्ण साहब इन 1978। क्विक रिकैप में सर गिनी कोफिशिएंट याद रखना, यूज्ड टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी, कॉइन्ड बाय कोरॉड गिनी, इटालियन स्टैटिस्टिकल एंड सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। चलो सर 4 मेथड्स, ओ माय गॉड, हाँ जी 4 मेथड्स, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड कंज्यूम मेथड। 4 मेथड किसके हैं? बता दो यार किसके हैं? नेशनल इनकम के। बिल्कुल सही, नेशनल इनकम के, जीडीपी। सर हाँ हाँ बता। आपने शायद वो वाला पॉइंट छोड़ दिया, दादा भाई नारोजी वाला। अरे भाई बता दूंगा यार, आगे बता रहा हूँ मैं, चलो बता यस दूंगा, सर, टेंशन मत ले, कहीं ना कहीं लिखवाया ही होगा, ठीक है। वही पर जैसे कैपिटा जैसे मेरे इनकम। सामने आएगा मैं पूरा बता दूंगा, टेंशन मत ले। यस सर। सर एनएनपी आप निकालते हो मार्केट प्राइस पे, हमेशा याद रखें, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड में आप एनएनपी निकालते हो मार्केट प्राइस। एनएनपी क्या होता है सर? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, कितनी बार रिवीजन कराया यार मैंने, आई एम शॉक्ड। चलो नेशनल इनकम की सर डेफिनेशन, नेशनल इनकम इज डिफाइंड सम ऑफ टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया। फर्स्ट नेशनल कमिटी पीसी महालनोबिस साहब 1949, फर्स्ट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया। ले भाई आ गए तेरे दादा भाई नारोजी, ठीक है। यस सर। दादा भाई नारोजी जी, राहुल आपको मिस कर रहा है, इसको अपने पास बुला लीजिए। नो राहुल एक अच्छा बच्चा था, पनीर बनवा देना राहुल, ठीक है। चलो फर्स्ट टू एस्टिमेट दी नेशनल इनकम इन इंडिया, दादा भाई नरोजी साहब, बुक का नाम था सर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डेट थी सर 1868। सर इन्होंने मनी ड्रेन का कंसेप्ट दिया था इसके अंदर। आपका बेसिकली जो एस्टिमेशन का काम है, ठीक है, मनी वगैरह का, ये कौन करता है सर? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1978, पॉइंट बाय राजकृष्णा साहब। हिंदू वर्ड बेसिकली रिलीजन को नहीं दर्शा रहा, ये बेसिकली हिस्टोरिकल लैगर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शा रहा है, हम एक हिंदू रिलीजन, ठीक है। basically slow economic growth from the period of 1950 to 1991. Challenges of Indian economy sir, large population, low per capita income, ये कैसे दूर किया जा सकता है सर? स्किल बढ़ा दो और महिलाओं को काम पे भेजो। ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर, कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम लेके आओ, सोल्यूशन में लिखे, वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। लो रेट कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन सर, इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लो स्किल्ड लेबर्स, यूज ऑफ लो लेवल टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज, yes, lack of infrastructure, underutilization of natural resources। वापस आ गया भाई, देख लो, एक स्लाइड बताओ जो समझाएंगे, सर ये एक दोबारा स्लाइड बताओ। नहीं यार मैंने वापस से समझाई थी, दोबारा नहीं है वो, यस सर। ठीक है। क्योंकि यस मुझे सर। अच्छे से याद है, उस क्लास में खाली 3 बच्चे थे, बाकियों को मैंने बाहर निकाल दिया था, ठीक है। यस सर। हाँ तो मैंने वापस से समझाया था, मुझे याद है अच्छे से। यस सर। चलो सर अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लेना भाई, ये सब वापस से है ना, मतलब
तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ। चैलेंज क्या? देखो, वैसे हर एक एजुकेटर अच्छा पढ़ाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने टॉप लेवल का पढ़ा दिया, ठीक है। जितने भी एजुकेटर हैं जीके जीएस के, सभी एजुकेटर अच्छा पढ़ाते हैं, सभी अपने साइड से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये चीज कह सकता हूँ कि जो रिवीजन मैंने आपको बैच के अंदर कराया है, एटलीस्ट अभी इकोनॉमिक्स के अंदर, वो शायद बाकी एजुकेटर्स उतना नहीं करवाते, उतना करवाना पसंद नहीं करते, ठीक है। इसके बाद भी अगर इकोनॉमिक्स में ना सपोज तुम्हारे 15 सवाल आ रहे हैं और 15 में से तुमसे 10 प्लस नहीं हो रहे, फिर टोटली आपकी गलती है। या तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने दोबारा से पीडीएफ नहीं रिवाइज करी, नोट्स नहीं रिवाइज करे, फिर आपकी मिस्टेक है। और अभी एक और चीज बताता हूँ, एग्जाम से पहले मैं वापस से आपको ये रिवाइज कराऊंगा, यूट्यूब बैच में भी मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, वहां पे आपका वापस से रिवीजन होगा, ठीक है। तो अब सोच लो एग्जाम से पहले कितना कुछ, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं आपको रिवाइज कराऊं। चलो सर, अनएम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क बट सर उसको पेड जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। लेबर फोर्स क्या होती है इसमें? सर अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड दोनों आ जाते हैं। वहीं पे सर वर्क फोर्स क्या होती है? जहां पे सिर्फ एम्प्लॉयड आते हैं। सर इंडिया में लेबर फोर्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिव टू वर्क फोर्स। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर सर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, बट जॉब ही नहीं है, अर्बन एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। सर इसके टू बेसिक फैक्टर्स क्या है? लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ओवर सप्लाई ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। बीएससी वालों को भेजे जा रहे हो भाई, भेजे जा रहे हो, मतलब भेज ही दो बीए वाले बेचारे। हालांकि याद रखना, एक कंसेप्ट आप सिंपल सा याद रखना कि जो जिस भी बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन लाइफ एंजॉय नहीं करी, अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं करी, ठीक है, स्कूल लाइफ एंजॉय करने का मतलब है कि यू हैव टू बी very very satisfied with your studies. You are not going with 90%, 95%. आप satisfied हो कि ठीक है यार 95 90% नहीं आ रहे, ठीक है, I can do something better. बट 95% के चक्कर में अगर आपने अपनी डेवलपमेंट नहीं करी, तो फिर इसी में होगे एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट में। नोट करके लिख लो मेरी बात, ठीक है। सर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो सीजन के वाइज आता है, लाइक टेम्परेरी, बेसिकली डिक्रीज इन द डिमांड फॉर लेबर एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर, है ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मींस जो टोटली आपके सीजन पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, जहां पर फोर्स ज्यादा है, जरूरत कम है, जैसे हमारे परवेज भाई। अब ऐसा नहीं है कि वो घर पे धान कटाने नहीं जाते तो धान नहीं कटते, लेकिन बंदा गया कॉन्ट्रीब्यूट करने, है ना। सर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, मंदी के चक्कर में डिमांड कम हो जाती है, एक बार में कई सारे लोगों को फैक्ट्री से बाहर कर दिया जाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली ये टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ऐसा कह सकते हो कि डिमांड ही खत्म हो जाए, डिमांड ही चेंज हो जाए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म होती है बिकॉज इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन दी टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्लियर है। सर क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक बेसिकली $2.15 यानी लगभग अगर 160 रुपए आप पर डे कमा रहे हो, आप गरीब नहीं, ठीक है। अब सर ये एक लाइन है, लाइन इन दी सेंस कि $2.15 160 से ऊपर कमा रहे हो तो अबव पॉवर्टी लाइन क्या होगे, 160 से नीचे कमा रहे हो तो बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होगी, ठीक है। उस हिसाब से आप सभी के सभी हो बेरोजगार। चलो, सिचुएशन वेयर अ पर्सन और हाउस लैक्स द रिसोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स, इसी को कहते हैं सर पॉवर्टी। फूड नहीं है, क्लोथ्स नहीं है, हाउस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, और सही सर। टू टाइप्स की पॉवर्टी होती है, पहला सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी कंडीशन, जहां पे हाउस होल्ड इनकम इज इनसफिशिएंट टू अफोर्ड बेसिक नीड्स, यानी आपके घर की इनकम उतनी नहीं है कि आप फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग अफोर्ड कर सको। रिलेटिव पॉवर्टी सर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी, अब देखो पॉवर्टी बेसिकली बहुत सारी चीजों को लेके आता है, ठीक है। पॉवर्टी सर बेसिकली देखो, यहाँ पे आपके घर में गरीबी है तो आप एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाओगे, एजुकेशन नहीं तो सर अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी तो सर सबसे बड़ी बात मेंटल लेवल करता है, डोमेस्टिक वायलेंस पड़ता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, ठीक है, इलीगल वर्क होते हैं। सर सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन विद स्किल, सिंपल सोल्यूशन, एजुकेशन विद स्किल। देखो सोल्यूशन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे, ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया है कि कल को आपको ऐसा ना लगे कि सर ने खाली एग्जाम के लिए पढ़ाया, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के ये पॉइंट्स कहीं भी यूज कर दोगे, फायदे में रहोगे हमेशा। पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटीज, विलियम डांडेकर एंड एनवाग कमेटी, ठीक है, अलास्सी कमेटी, लद्दाख वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी एंड रंगाराजन कमेटी, ठीक है। सर गिग इकोनॉमी बेसिकली इट इज अ फ्री मार्केट सिस्टम, फॉर योर एग्जांपल जोमेटो, ओला, ओला बेसिकली उबर एंड डिलीवरी बॉयज, ठीक है। सर
2020 एंड 21 में इनका जो कंट्रीब्यूशन था इट इज नियर अबाउट 1.5% ऑफ द टोटल, यानी कि लगभग 7.5 करोड़। 2029 एंड 30 में एक्सपेक्टेड है लगभग 23 मिलियन, यानी कि 4.1% ऑफ द टोटल। अब आ जाइए सर 5 ईयर प्लान के ऊपर, कुल मिला के 12 5 ईयर प्लान थे। FYP1 1951 से लेके 1956 KN राज ने, ठीक है, KN राज आर्ग्यूमेंट दैट इंडिया शुड हैस्टन स्लोली, आराम से चलना चाहिए। मॉडल हैरोल्ड डमर मॉडल, ऑब्जेक्टिव सर एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इन डैम्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। सर टारगेटेड ग्रोथ रेट दैट इज TGR था 2.1% के आसपास, वहीं पर सर आपका AGR था दैट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट, इट इज नियर अबाउट 3.6%। वहीं पर सर आपका FYP2 दैट इज सर इसका जो मॉडल था दैट इज PC महालनोबिस मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्या था सर इसका, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोकस ऑन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर जो है आपके टैरिफ लगा दिए थे फॉर प्रोटेक्टिंग बेसिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। टारगेटेड ग्रोथ रेट था सर आपका 4.5%, वहीं पर सर आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट था 4.27%। FYP3 सर आपसे क्या कहता है, 1961 से 1966 तक पहले तो ये था, फेल हो गया था बिकॉज ऑफ इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर एंड मेनी अदर रीजंस। मॉडल था सर चक्रवर्ती एंड सैंडी मॉडल। ऑब्जेक्टिव था सर सेल्फ अलाइंड एंड सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, पंचायत इलेक्शन, प्लान हॉलिडेज एक्सेट्रा इसमें आए थे। TGR था सर 5.6%, वहीं पर सर आपका AGR था दैट इज 2.4%। FYP नंबर 4 1969 से लेके 1974 तक इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। मॉडल था सर गडगिल फार्मूला। ऑब्जेक्टिव था सर सेल्फ रिलायंस एंड स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट नेशनलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट ने 14 मेजर बैंक्स को। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ड्रॉट ड्रोन एरिया प्रोग्राम इसी के अंदर आया था सर, ठीक है। टारगेटेड ग्रोथ रेट था सर 5.6%, वहीं पर सर आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट था 3.3%। FYP नंबर 5 1974 से लेके 1978 मोरारजी देसाई साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। मॉडल था सर आपका DP-दर मॉडल। ऑब्जेक्टिव इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट प्लस पॉवर्टी एलिवेशन। 1975 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। TGR था सर 4.4%, वहीं पर सर आपका AGR था 4.8%। रोलिंग प्लान 1978 से 80, 2 साल पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट चेंज हुई, मोरारजी देसाई साहब पावर में आए, दैट इज ऑफ जनता पार्टी। मोरारजी देसाई वो PM है जिनकी वजह से हमारे जासूसों की वाट लग गई है ना, हमारे जासूसों को चुन चुन के मारा, ठीक है सर। 1980 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वापस पावर में आती है। प्लान एवोल्यूशन, न्यू प्लान, टारगेट्स अपडेट। FYP6 ये आपका सक्सेस होता है सर। 1982 1985 मॉडल इनपुट एंड आउटपुट मॉडल। ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक लिबरेशन बाय एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल्स एंड फैमिली प्लानिंग। शिव वर्मन कमेटी ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यहां पर आता है, जो कि शिव वर्मन कमेटी ने बनाया, ये मैंने आपको बताया हुआ है स्टैटिक इकोनॉमिक्स के अंदर। TGR था सर 5.2%, वहीं पर सर आपका AGR था 5.7%। FYP नंबर 7 दैट इज राजीव गांधी के टाइम पे आया 1985 से 90, मॉडल जॉन म्यूलर मॉडल। ऑब्जेक्टिव सर इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ 2000 तक हमारी सर हो जाएगी, यानी 2000 ईयर तक का टारगेट इसमें रखा गया। TGR थी सर 5%, वहीं पर सर हमें AGR दैट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला सर 6.01%। एनुअल प्लान्स 1990 से 92 PV नरसिम्हा राव साहब ने, बेसिकली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट इसमें आया बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह सर। FYP नंबर 8 1992 से 97 तक पॉवर्टी कम करेंगे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे सर, टूरिज्म को मैनेज करेंगे। बेसिकली यहां पर कहा क्या गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था इंडिया इसके अंदर 1 जनवरी 1995 में। मॉडल था सर इनपुट एंड आउटपुट मॉडल। TGR था सर 5.6%, वहीं पर सर आपका AGR था 6.8%। FYP 9 1997 से लेके 2002 तक इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है, बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, इसका भी डिस्कशन इसके अंदर किया गया। TGR वैसे तो 7.1% था, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 6.8%, जो कि मेरे हिसाब से काफी हद तक ठीक थी, ठीक है। FYP नंबर 10
FYP नंबर 10 में सर बेसिकली पॉवर्टी को कम करने की बात कही गई, एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही गई 80 मिलियन पीपल को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8% जीडीपी ग्रोथ पर ईयर। FYP 11 सी रंगराजन मॉडल, IT इंस्टीट्यूट्स, क्लीन इन ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो। TGR था सर आपका 9%, वहीं पर सर आपका ATR था 8%। FYP नंबर 12 2012 से 17, थीम थी सर इसकी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, इलेक्शंस इन विलेजेस, जेंडर एंड सोशल गैप को कम करना एंड नॉन फार्मिंग सेक्टर्स को इंप्रूव करना। TGR था सर इसका 9% है, वहीं पर सर आपका ATR था 8%। नीति आयोग सर, नीति आयोग मींस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज जनवरी 1 2015 को आता है। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, वेरियस फेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, वन साइज फिट्स फॉर ऑल। इंडिया जैसी कॉम्पिटिटिव कंट्री में ये थोड़ा सा कंसेप्ट काम नहीं करता। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर याद रखना, आधार वाज लॉन्च्ड इन 12th 5-year प्लान। 7 पिलर्स क्या भाई नीति आयोग के? प्रोएक्टिविटी, प्रो पीपल, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरिंग एंड इंक्लूजन फॉर ऑल। एसोसिएटेड कंसर्न्स प्रायोरिटी में थोड़ा सा है, प्लान एंड स्ट्रेटजी में इसकी एक्सिक्यूशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, लोगों का। नीति आयोग की सर जो फ्रीडम है, इट इज समवेयर रिस्ट्रिक्टेड कि बजटरी प्रोविजंस में उतनी नहीं है। तो नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन यहाँ पर मैंने आपको रिलेट करके भी बताया था। सर नीति आयोग सिर्फ एक एडवाइजरी कमेटी, इसके जो मेंबरशिप है दे हैव अ वाइडर एक्सपर्टीज। मेंबर्स कौन होते हैं सर? PM। ये बॉटम से अप की तरफ फोकस करते हैं, ठीक है। मैंडेटरी इंपोज पॉलिसीज एंड एलोकेट फंड्स। वहीं सर प्लानिंग कमीशन इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसकी जो पॉलिसीज होती थी वो मैंडेटरी होती, पावर होते थे इसके पास एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये टॉप से डाउन की तरफ फोकस करती थी, यूजुअल प्रोसेस के ऊपर काम करती थी, लिमिटेड एक्सपर्टीज होती थी। कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग सर, सबसे पहले चेयरपर्सन, फिर वाइस चेयरपर्सन, फिर CEO, फिर गवर्नमेंट काउंसिल, फिर रीजनल काउंसिल एटसेट्रा, ठीक है। चलो, मेजर इनिशिएटिव्स बाय नीति आयोग, सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बेसिकली इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अटल इनोवेशन इंडेक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ई अमृत पोर्टल, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मेथनॉल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, strategy for new India at 75, women transforming India awards, good governance index, सात प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। इसके बाद सर हम आ गए थे इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है सर? ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जिसमें प्राइस इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस किसमें सर? प्राइस में, ठीक है। बेसिकली इसको आप समझ सकते हो डिक्लाइन इन परचेसिंग पावर। लॉर्ड केनेथ साहब ने क्या कहा था कि रियल इन्फ्लेशन इज वेयर जहां पर पूरी एम्प्लॉयमेंट है, सैलरी है, लिविंग स्टैंडर्ड जा रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है, प्रोडक्शन कांस्टेंट है एंड अल्टीमेटली प्राइस बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन जो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले होती है सर उसे कहते हैं पार्शियल इन्फ्लेशन, ऐसा लॉर्ड केनेथ साहब ने कहा। रीजंस, टू मच मनी, फॉर एग्जांपल वेनेजुला। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहां पर सर आपकी डिमांड बढ़ जाती है, वैसे ये टेम्परेरी होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है बिकॉज यहाँ पे आपकी इनपुट कॉस्ट, दैट इज फैक्टर कॉस्ट, अल्टीमेटली सर वो बढ़ जाती है, ठीक है। रिलेटेड टर्म्स, क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि रेंगती हुई इन्फ्लेशन, जहां पे आपका जनरल प्राइस स्लो एंड स्टडी यानी एक कॉमन दर से बढ़ता है। इसको आप सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन रेट से भी समझ सकते हो। सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन रेट को सर माइल्ड रेट कहते हैं, ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जहां पर माइल्ड रेट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एंड डबल एंड ट्रिपल डिजिट में आपका इन्फ्लेशन रेट पहुंच जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन, जहां पर प्राइस मिलियन एंड ट्रिलियन में राइज करते हैं इन परसेंटेज एनुअली। कोर इन्फ्लेशन, चेंज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी सेक्टर ड्यू टू प्राइस वॉलेटिलिटी, ठीक है। चेंज होगा सर प्राइसेस में गुड्स एंड सर्विसेज, बट एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी सेक्टर, वहीं पर सर हेडलाइन इन्फ्लेशन फूड एंड एनर्जी सेक्टर को इंक्लूड, दैट्स इट। स्टैगफ्लेशन क्या होता है सर? ठीक है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली रेसेशन, पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। डिफ्लेशन, डिक्लाइन इन प्राइसेस, बेसिकली होता है सर रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, सस्टेन डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एनुअल इनकम रेट सर जब 0% से भी गिर जाता है, दैट इज इंक्रीज इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी, डेंजरस होता है वैसे इन्फ्लेशन।
याद रखना। डिसइंफ्लेशन सर, इन्फ्लेशन रेट घट जाता है, इन्फ्लेशन रेट स्लो डाउन हो जाता है। इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिसइंफ्लेशन में इन्फ्लेशन हो रही है सर, बट इन्फ्लेशन होने का जो दर है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो घट जाता है। डिफ्लेशन में सर आपके प्राइसेस ही गिर जाते हैं। स्क्यूफ्लेशन, जब एक किसी सेक्टर नंबर 1 में सपोज आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, सेक्टर नंबर 2 में आपको डिफ्लेशन देखने को मिल रही है, कंडीशन साथ में देखने को मिले, दैट इज स्क्यूफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन, जहां पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए महंगाई बढ़ जाती है, प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। श्रिंकफ्लेशन, सेम अमाउंट या फिर बेसिकली प्राइस आपका सेम रहेगा, याद रखना श्रिंकफ्लेशन में हिडन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन होता है ये, बट स्टिकर प्राइस आपका सेम रहेगा, 25 ml से उसको घटा के कर देगा 20 ml। इन्फ्लेशन में सर फायदा किसको होता है? डेप्टर को, ठीक है, क्रेडिटर एंड डेली वेजेस में सर किसको फायदा होता है? डेप्टर को। डिफरेंट वेज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया, कंज्यूमर लेवल पे होता है सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल लेवल पे सर होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड प्रोड्यूसर्स लेवल पे होता है सर प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, दैट इज पीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? चेंज होता है बेसिकली एवरेज, ठीक है, इन दी रियल प्रोडक्शन या प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। वहीं पे सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप अगर मोटे मोटे तौर पे देखना चाहोगे तो इट यूजेस सीपीआई डेटा फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, CPIAL, CPIIW फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, रूरल लेबर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको निकालते हैं। WPI सर एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, ये सर एक होलसेल लेवल पे होगा, याद रखना, ठीक है। PPIM मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एनी चेंज इन प्राइसेस यानी कि सेलिंग में रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। बाकी ये स्टैटिक डेटा है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। पब्लिक फाइनेंस सर बजट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड की चर्चा नहीं है, बल्कि सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा है। ये एक वर्ड से आया है, दैट इज पॉवर्टी, व्हिच मींस लेदर बैग। स्टेटमेंट्स ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर, जेम्स विल्सन को कहा जाता है सर फादर ऑफ इंडियन बजट। 18 फरवरी 1860 को फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया को पेश किया गया इन दी, उस टाइम आपके जो वॉइस रहे थे वो थे कैनिंग, ठीक है, कैनिंग जी। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. चेट्टी, डिस्टिंक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द FUB, दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल्स रिलेटेड टू बजट 110 है सर आपका मनी बिल पास्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स, डील्स विद टैक्स, बोरोइंग एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, पेनल्टी एक्सेट्रा, स्थानीय टैक्स, ठीक है, ये आपके मनी बिल में नहीं आते। स्पेशल प्रोविजंस फॉर मनी बिल, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा इसको 14 दिन से ज्यादा अपने पास रोक नहीं सकती, और राज्यसभा जो सजेशन देगी उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। परेशान होने की जरूरत आपको भी नहीं है, इकोनॉमिक्स के अंदर इतना जान लो, पॉलिटी के अंदर डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो बजट में आई डोंट थिंक और कुछ पता है, आर्टिकल्स रिलेटेड तो पॉलिटी में पढ़ लेंगे, ठीक है। गिलोटिन भी मैंने आपको बता दिया था। हाँ जी, हाइलाइट्स ऑफ बजट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, इसमें सर जो हमारी जीडीपी है वो लगभग 4.9% के आसपास। एजुकेशन पे सर 10 लाख, मिशन वात्सल्य आया सर, न्यूक्लियर एनर्जी एंड पूर्वोदय स्कीम, ठीक है, समृद्ध शहर स्कीम एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.4% से ऊपर नहीं बढ़ा है। नेशनल अर्बन एंड डिजिटल स्कीम, अनएम्प्लॉयमेंट इंटर्नशिप मिलेगी सर। MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम, गेम हाउस के ऊपर जाके देख लेना, पढ़ाया हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को सर मनी मिलती है टैक्स से, जिसमें इनकम टैक्स का रोल है 19%, जीएसटी का रोल है सर 18%, एंड कॉर्पोरेटेड टैक्स का रोल है सर 17%। वहीं पे 19% इंटरेस्ट के बाद 6% सब्सिडी भी आता है। Concept of money, sir, it is a medium of exchange, standard medium of exchange, barter system and evolution of money, ठीक है। Problems with barter system क्या है sir? Issue of double coincidence of wants and issue of large and long storage। वहीं पे सर जब आप कंसेप्ट ऑफ मनी को देखते हो तो मेजर फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहला आता है सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, दूसरा है सर स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड चौथा है सर बेसिकली तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड चौथा मींस ऑफ पेमेंट। Types of money, that is commodity, represents money. Money itself contains a worth. For example, gold, silver, copper, and chocolate piece. Representative money, token, coins, certificate, exchange, checks, etc. Fiat money, government issued currencies applicable to legal tenders. For example, Indian rupees, US dollars. Cryptocurrency, electronically based
मनी होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ काम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके काम करती है। इट इज बेसिकली अ पेयर बेस्ड मनी, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मनी सर, फंजिबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, पोर्टेबिलिटी, कॉन्जनेबिलिटी। आसान भाषा में लिखा है, मन करेगा तो पढ़ लेना। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई सर, टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी, यानी कि करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में सर आपका आ जाता है पब्लिक एंड बैंक। स्टॉक ऑफ मनी सर, गवर्नमेंट एंड आरबीआई। इट इज बेसिकली नॉट रिलेटेड टू समवेयर मनी सप्लाई। रीजंस में सर, एक्चुअल सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी को ये होल्ड नहीं करता, ठीक है। मेन सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई सर, आरबीआई करेंसी नोट्स, गवर्नमेंट आपका कॉइंस नोट्स। 1 रुपए का नोट याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक सर, क्रेडिट, डिमांड डिपॉजिट्स, आरबीआई वर्क्स एज अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अनलिमिटेड मनी क्यों नहीं छाप सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी, ठीक है, करेंसी कंपोनेंट, कॉइंस एंड नोट्स इन सर्कुलेशन। डिपॉजिट कंपोनेंट, चेक या फिर एटीएम। आरबीआई ने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है इनटू 4 पार्ट्स, व्हिच इज नोन एज मनी एग्रीगेट्स। Basically, it is a relevant indicators for money supply in India. Money aggregates sir, M0, M1, M2 and M3 and M4. Money aggregates M0 में sir, monetary based or reserve money, high powered and primary money, includes all physical money. ठीक है। वहीं sir M1 में it is a narrow money, only contains most liquid financial assets, demand deposits, withdraw, etc. M2 and M3 post office saving deposit plus M1, यानी M2 is equal to M1 plus जो भी आपकी सेविंग डिपॉजिट्स हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में। वहीं सर M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक्स की आपने कैसे उसको डिपॉजिट किया है। ब्रॉड मनी, इंटरबैंक डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस सिस्टम ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, नेटवर्क ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सेवर्स हैविंग मनी, बोरोवर्स को मिलता है लोन। सौविक बैंक के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। न्यू सौविक याद आया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, शेड्यूल बैंक्स Yes. जो आरबीआई के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 की सभी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। क्राइटेरिया देख लेना भाई, ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक सर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को फॉलो, ठीक है, डन। इसके सिवा सर आपके कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं जो ऑपरेट एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। कोऑपरेटिव बैंक आते हैं टोटली फॉर द कस्टमर। डेवलपमेंट बैंक आते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। वहीं सर आपके डिफरेंशियल बैंक्स आते हैं जो नचिकेत मोर कमेटी ने रेकमेंड किया था 2013 के अंदर। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, द लास्ट पार्ट ऑफ योर स्टैटिक इकोनॉमिक्स। इसके बाद भाई थैंक यू सो मच। चलिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में खेतियां, दोज हु वर्क ऑन द लैंड ऑफ अदर्स या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स आप इनको कह सकते हो। एचवाईवी का कंसेप्ट सर बेसिकली आया था राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन के लिए। लैंड होल्डिंग सर स्टेडी डिक्लाइन देखा गया बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिजायर फॉर लैंड ओनरशिप। सर बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर को कहा जाता है, वहीं पर सर लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट राइस को कहा जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 6 5-year प्लान के तहत आया थ्रू एक्ट 61 of 1981 of Parliament Act. Largest coffee producing state in India is Karnataka. First agricultural university, Govind Vallabh Pant Agriculture University. Green Revolution used by Dr. William S. Gord. The term was first used by Dr. William S. Gord in 1968. Intensive animal या फिर intensive cattle development program 1964 से लेके 66 तक। Fish production इंडिया है सर दूसरे नंबर पे, वहीं पर सर चाइना है पहले नंबर पे। नेशनल बायो फर्टिलाइजर सेंटर गाजियाबाद, रेजिंग क्रॉप्स विदाउट यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड, इसको कहते हैं सर ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि सर फार्मिंग तो करनी है बट ना ही क्रॉप्स में फर्टिलाइजर डालना है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, और ना ही सर पेस्टिसाइड्स को यूज करना है। फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है सर सिक्किम। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ 2008 में आया सर। जीएम टेक्नोलॉजी यानी क्रॉप्स में चेंज इन देयर जेनेटिक स्ट्रक्चर, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको क्या कहते हैं सर जीएम क्रॉप्स। 1990 के अंदर सबसे पहले टोमेटो क्रॉप को मॉडिफाई करके देखा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसके ऊपर काम करती। नेशनल बैम्बू मिशन प्रपोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू 11th 5-year प्लान। नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स एमएस स्वामीनाथन साहब 18 नवंबर 2004। मेगा फूड पार्क स्कीम सर 2008, 42 पार्क इसके तहत एस्टेब्लिश किए गए। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड दैट इज पीएसएफ फंड स्पेशली फॉर द ओनियन, पोटैटोज एंड पल्सेस। फूड सिक्योरिटी सर, सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स होगा
अफोर्डेबल कॉस्ट पे होगा एंड जनरल प्राइस पे होगा। टाइप्स ऑफ क्रॉप सोन इन इंडिया, राबी सर विंटर्स में, सोइंग पीरियड है सर इनका अक्टूबर से नवंबर, हार्वेस्टिंग पीरियड है सर मार्च से अप्रैल। मेजर क्रॉप्स भाई पढ़ लेना, व्हीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लेंटिल्स। खरीफ मॉनसून में सर जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। राइस, मिलेट, सोरगम, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन। जैद सर वेजिटेबल, वाटर कुकम्बर, वाटरमेलन बेसिकली। सोइंग पीरियड मार्च से अप्रैल, वहीं सर हार्वेस्टिंग पीरियड है जून से जुलाई। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी में वापस से पढ़ाऊंगा। इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी उत्तर प्रदेश। कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये क्या होते हैं सर? फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड प्रोडक्शन लाइक क्लोथ्स, शूज एंड ज्वेलरी, ठीक है। एग्रीकल्चरल रेंट, पेमेंट मेड इन रिटर्न फॉर द यूज ऑफ लैंड, आपने किसी का लैंड यूज किया, उसके बदले में आपने उसको जो पेमेंट दिया, याद रखना इट इज नॉट रिलेटेड टू द एरिया। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नाम इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है सर। ये नेटवर्क ऑफ एक्सिस्टिंग मंडी, जो आपकी सब्जी मंडी है उनका एक्सिस्टिंग नेटवर्क है टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। ऐसा नहीं कि बस्ती में, सपोज जहां पे मैं रह रहा हूँ वहां पे सर आलू बिक रहा है 1000 रुपए किलो, ठीक है, और यहीं से गोरखपुर चले जाओगे तो आलू मिल रहा है 10 रुपए किलो। ऐसा नहीं होगा सर, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट सिस्टम क्रिएट किया है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम लीड एजेंसी है in the implementation of e-NAM, that is Electronic National Agriculture Market. Major agricultural institutes and organization in India, National Rice Research Institute कटक में सर ओडिशा, ठीक है। इंडियन डेयरी एंड कोऑपरेटिव, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद में सर गुजरात में। कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस गुवाहाटी में सर असम। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर में सर राजस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट हैदराबाद तेलंगाना। एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट जलंधर पंजाब। इंडिया में सर मिल्क प्रोडक्शन टॉप पे है। इंडिया 24.6% प्रोड्यूस करता है ऑफ द टोटल मिल्क ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से इंडिया में 18% अकेले उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेजर एग्रीकल्चरल बोर्ड्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स, कॉफी बोर्ड है सर बेंगलुरु कर्नाटका, रबर है सर कोट्टायम केरला, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड न्यू दिल्ली, टी बोर्ड कैलकाटा, स्पाइस बोर्ड कोची केरला, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र। टॉप 5 फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट आंध्रा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ओडिशा, केरला, ठीक है। मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भाई ये सब टॉप 5 है, ठीक है। ये सारे डेटा सर आपके टॉप 5 है। हाँ, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड लेवल पे सर चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सर वर्ल्ड लेवल पे चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएस, कनाडा। स्टेट्स में सर यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पल्सेस में सर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका। यूपी कहीं पे भी बाहर नहीं है, कभी कुछ ना समझ में आए तो यूपी आप आंसर राइटिंग करते समय कल को स्टेट पीसीएस में या सिविल सर्विसेज में लिख सकते हैं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया, ब्लैक रेवोल्यूशन फॉर द पेट्रोलियम, ब्लू रेवोल्यूशन फॉर द फिश, ब्राउन कोको लेदर के लिए, गोल्ड फाइबर ज्यूट, golden for the horticulture and honey, gray fertilizer. Gray revolution is basically for the fertilizer. Pink revolution is basically for the onion, and red revolution is basically for the meat and tomatoes. वहीं पर सर yellow revolution is basically for the oil seed, and evergreen revolution is basically for the integration of ecological principle in technology development. Brown revolution for potatoes, silver fiber revolution for cotton. ठीक है, डन। यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच भाई, ठीक है सभी को, थैंक यू सो मच। 1 घंटा लगा यार, मैं 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में आपको देख लो आपने कितना रिवीजन किया। बेसिकली एक रिवीजन क्लास थी, इससे आपको 2 चीजें पता लगेंगी कि सर कौन कौन से पॉइंट्स मुझे वापस से रिवाइज करने हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें मुझे वापस से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एंड बेसिकली कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो अब आपको स्ट्रक्चर में पता चल गई होंगी कि हमने डे 1 से लेके अभी तक कितनी चीजें कर ली। यस, यस सर। और कई सारी चीजें जो क्लास के अंदर ही मैंने आपको बार बार रिवाइज कराई। अब सिर्फ एक काम आपको करना है, एग्जाम से पहले कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो चुका होगा तो इस लेक्चर को वापस से देख के चले जाना, कुछ करना नहीं है, ईयरफोन लगाना, नोटबुक बंद करना, सिर्फ सुनते रहना। ये जो लेक्चर है इसको आप बार बार सुनते रहोगे, ऑटोमेटिक आपको कई सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है।
डन। Yes, इसी के साथ Yes, फाइनली Done, मेरी sir. साइड से Yes, sir. इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स दोबारा पढ़ेंगे एग्जाम से 1 महीना पहले। दोबारा सर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं 25 मार्च। ठीक है, रिवीजन क्लास आपकी खत्म हो जाएगी 5 मार्च, सॉरी 25 मार्च, यस 5 अप्रैल। ठीक है, रिवीजन क्लास सर आपकी खत्म हो जाएगी 5 अप्रैल, यानी कि हम एजुकेटर्स आपको अपने साइड से रिवीजन करा के खत्म कर देंगे। 6 अप्रैल टू 10 अप्रैल जीएस के स्पेशली, अगर मैं सिर्फ जीएस की बात करूं तो जीएस में सर आपको हर रोज 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि पूरे 120 सवाल। ठीक है, जो आपको इससे पहले प्रैक्टिस करना है, यानी कि कुल 8 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले। ठीक है, और इससे पहले अभी जनवरी से फेब के बीच में जीएस के आपको लगभग 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस शीट सर दैट इज पीएस, ये आपको मिल जाएगी। आज टोटल 3 दूंगा मैं, 200 क्वेश्चन की। ठीक है, 3 प्रैक्टिस शीट फॉर कंप्लीट जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अगर आप मुझसे पूछोगे तो लगभग मैंने आपको 1200 से 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए। जितनी भी प्रैक्टिस शीट अगर मिला लोगे तो 1200 से 1500 क्वेश्चन, इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। इनफ है किसी भी एग्जाम में, कितना भी कम लोगे तो भी 1000 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है अगर हर एक प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, एनडीए बैच आप सिर्फ और सिर्फ बेटे मिनी बूस्टर डोज को अटेम्प्ट करोगे, दैट इज एमबीडी मिनी बूस्टर डोज, यानी कि जो मैं आज आपको 3 प्रैक्टिस शीट भेजूंगा उसमें से एक प्रैक्टिस शीट आप लोग अटेम्प्ट करोगे 200 क्वेश्चन वाली, आपके लिए वो बहुत है। ठीक है, ठीक है भाई। Yes. एनडीए बैच, Yes, sir. एनडीए बैच को मैं बता Yes, देता sir. हूं। एनडीए बैच वाले क्या करेंगे, डिटेल के साथ लेक्चर देखना है तो 5 ईयर प्लान से देख लेके स्टैटिक इकोनॉमिक्स तक लेक्चर देख लो, 5 लेक्चर होंगे। ठीक है, इसमें आप कंसेप्ट ऑफ मनी वगैरह, जो मैंने आपको मनी का कंसेप्ट बताया है वो लेक्चर देख लेना, बैंकिंग सिस्टम देख लेना। इसके बाद आप चले जाना जीडीपी वाले लेक्चर पे, यानी इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। खाली ये 2 लेक्चर देख लेना, जीडीपी एंड जीएनपी, बस आपकी इकोनॉमिक्स बाहर से नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली इकोनॉमिक्स के एनडीए Yes, sir. बैच बेटे, डायरेक्टली इकोनॉमिक्स के आपके आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इकोनॉमिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें ज्योग्राफी करंट अफेयर से रिलेट करके लगभग 3 से 4 सवाल आते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे 8 सवाल आपके हो जाएंगे तैयार। ठीक है, एंड सीडीएस बैच आपके लिए सब कुछ कंपल्सरी, आपको सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, डन। sir. अब बताइए अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो स्टॉप शेयरिंग। No, sir, no doubt. Sir, सर ने माइक बंद किया है अपना। हाँ जी बताइए। बताओ। सर वो क्वेश्चन शीट में फॉरेन एड का क्या कंसेप्ट है सर? पिछली बार भी आपने किसमें छोड़ने को बोला था। किसमें फॉरेन किसमें एड किसमें फॉरेन Foreign क्वेश्चन aid? शीट में अभी, हाँ प्रैक्टिस शीट में है।
मुझे वो क्वेश्चन भेज देना, फिर Yes, मैं आपको sir. समझा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन भेज देना, Yes, sir. क्वेश्चन भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है? देखो यार, कितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कोई सब्जेक्ट कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन आपको 3-4 बार से मिलेंगे, ठीक है? ये बात तो मैं भी कहता हूँ, सीधी सी Yes, बात। sir. कोई भी एजुकेटर अगर आपको ये कह रहा है कि पूरा 120 क्वेश्चन मैं फंसा दूंगा, तो वो या तो आपके साथ मजाक कर रहा है, और या तो उसने कभी यूपीएससी का पेपर देखा नहीं, ठीक है? मैंने कभी ये नहीं कहा कि इकोनॉमिक्स के 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से 10 करके आओ। मैं हमेशा कहता हूँ मैक्सिमम 8 सवाल कर पाओगे, ठीक है? मैक्सिमम 8 सवाल कर Yes, पाओगे। sir. और बताइए भाई, क्या हाल चाल? सर इसमें शायद स्टैटिक इकोनॉमी की एक क्लास का रिवीजन रह गया है। कौन सा रिवीजन? सर स्टैटिक इकोनॉमी की 2 क्लास हुई थी ना शायद, तो फर्स्ट क्लास का रिवीजन नहीं हुआ शायद, सेकंड हो गया क्लास। भाई, जितनी आपकी पीडीएफ थी सब इसी में थी। अब कौन सी फर्स्ट थी कौन सी दूसरी थी वो मुझे याद नहीं है। मैंने अपने ओके साइड से सारी क्लास का रिवीजन करवा दिया है, जो बच रहा है मुझे बता दें, ओके सर। ठीक है? मेरे साइड से मैंने हर एक क्लास का करवा दिया है। अभी ओके सर। रिवीजन बैच में फिर से रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन बैच में बेसिकली वापस से मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा बस फास्ट पढ़ाऊंगा। एंड यूट्यूब बैच से भी आप पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी आप लैग कर रहे हो, यू कैन फॉलो द यूट्यूब बैच, नो इश्यूज। ओके सर। एनवायरमेंट इकोलॉजी में फिर कह रहा हूँ, पढ़ के जाना स्कोरिंग है, पॉलिटी अच्छे से करके जाना स्कोरिंग है, केमिस्ट्री बायो करके जाना फिजिक्स का भरोसा नहीं है, ठीक है? और तुम फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से करके जाना स्कोरिंग है, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से करके जाना स्कोरिंग, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करके जाना, ठीक ठाक स्कोर कर लोगे, ठीक है? एमपी पीसीएस का फॉर्म किसने किसने डाल दिया? कोई है भाई यहाँ पे पीसीएस वाला? जैसे बताओगे तो मैं उस हिसाब से फिर आपको करवा पाऊंगा। सर अभी नहीं डाला, नहीं डाल बात, देंगे सर। एमपी पीसीएस का फॉर्म कितने बच्चे डाल रहे हैं? सर मैं डाल रहा हूँ सर। वेट, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर। यूट्यूब वाले बच्चों, आपसे मिलते हैं हम शाम को 5 बजे क्लास।